निशा अपनी माँ कविता से परेशान होकर बोलती है। माँ आप साफ साफ बोल दीजिए कि बार बार ऐसे हमारे घर ना आया करे। अरे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये लोग बार बार मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाते हैं और फिर हम में ही कमी निकालते हैं कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करती हूँ, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इन्हें बोल दीजिए साफ साफ कि बार बार हमारे घर पर ना आए। अरे ऐसे कैसे बोल दूं कि हमारे घर ना आए? तू भी जानती है ना, घर पर मेहमान आते हैं तो मेहमान को हम भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान को हम घर से निकाल नहीं सकते हैं। अगर तुझे ये लोग पसंद नहीं है तो एक काम कर, तू खुद ही बोल दे कि हमारे घर पर ना आए। मुझे क्यों बुरा बना रही है तू? मैं नहीं बोलने वाली। तुझे बोलना है तो तू बोल दे। तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो तू ही बोल। माँ आप भी ना, आपको पता है ना कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको कुछ नहीं कहती हो। सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, बार बार इनको आना अच्छा लगता है ना तो मैं भी कुछ नहीं बोलती। ये बात तो इन लोगों को खुद समझनी चाहिए कि किसी के घर एक बार आना होता है, दो दो बार नहीं आना होता। लेकिन बार बार आना अच्छा नहीं लगता। अरे सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा तो बोलने पर मजबूर भी नहीं करना चाहिए उसको। दोनों माँ बेटी बात कर रही होती हैं कि तभी उनके मेहमान शकुंतला देवी रसोई में आ जाती है और उनसे कहती है, अरे क्या बात है, कुछ ज्यादा ही देर से माँ बेटी बात कर रही हैं। कुछ खास बात हो रही है क्या जो मेरे सामने नहीं हो सकती है? वैसे मैं इतनी देर से बाहर इंतजार कर रही हूँ, मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी नहीं आया, कुछ बना भी है या नहीं? वैसे मैं ज्यादा कुछ भारी नहीं खाऊंगी, अभी नाश्ते के लिए मेरे लिए पकोड़े बना दो, वही बहुत है। वो क्या है ना, ज्यादा भारी खाती हूँ तो पेट में दिक्कत हो जाती है। हाँ बुआ जी, ज्यादा भारी तो खाना भी नहीं चाहिए। और पकोड़े कौन सा भारी नाश्ता होते हैं? पकोड़े तो हल्का नाश्ता होते हैं, हम भी आपके लिए बना देते हैं। और कोई फरमाइश आपकी बुआ जी? आप तो मेरी लाडली हो, आप जो बोलोगी ना मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। अरे निशा, तू क्या बातें करने लग गई? जल्दी जल्दी से काम कर ले। शकुंतला दीदी आप यहाँ क्यों आई हैं? आवाज लगा दी होती, मैं खुद ही बाहर आ जाती। अब बाहर चल के बैठते हैं, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। निशा तू तब तक पकोड़े बना दे, मैं बाहर शकुंतला दीदी के साथ बैठी हुई हूँ। निशा अपने घर के मेहमानों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जब भी कोई आता तो सारे काम निशा को करने पड़ते थे और फिर निशा के काम में सब लोग काम में भी कमी निकाल दिया करते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शकुंतला देवी घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद निशा अपने कमरे में आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ शकुंतला जाती है और निशा से कहती है, अरे निशा, इतनी सुबह हो गई और अब तक तू सो रही है? अरे ये कौन सा टाइम है सोने का? इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। चल अब उठ भी जाओ और घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटा दो। देख तेरी माँ घर के काम कर रही है और तू आराम से सो रही है। उठ जा बेटा। बुआ जी मुझे सोने दो, कल मैं काफी देर तक रात में पढ़ाई कर रही थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और अब आप आके मुझे उठाने के लिए, मुझे सोने दीजिए। सच में मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, अगर अभी मेरी नींद टूट गई ना तो पूरे दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा। आजकल के बच्चों का तो वैसे भी बिना बात के मूड खराब रहता है और अगर लेट से उठेगी तब तो मूड खराब होना ही है ना। चल बेटा जल्दी उठ जा, मुझे देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब उठ जा। पढ़ाई लिखाई रात में नहीं बल्कि दिन में करनी चाहिए। रात में क्या समय होता है पढ़ाई लिखाई करने का? शकुंतला की बातों से निशा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में उठकर वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। शकुंतला बार बार निशा की चीजों में घुसे जाया करती थी, जिस वजह से निशा को बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपना सामान मांगते हुए निशा और कविता से कहती है, वैसे इस बार मैं काफी ज्यादा दिन रुक गई हूँ, पर अच्छा लगा तुम लोगों के साथ इतना समय बिताकर। अब मैं चलती हूँ, कभी फिर मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। आप जा रही हो बुआ? चलो ठीक है, आप ध्यान से जाना। और हाँ, अगर मौका नहीं मिले ना तो कोई जरूरत नहीं है आने की, हम फोन पर भी तो बातें कर लेंगे। चलिए आप जाइए। शकुंतला वहीं पर थोड़ी देर बैठी होती है कि तभी शकुंतला का दूर का भतीजा अनिरुद्ध आता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। अनिरुद्ध को देखकर निशा की नजर उस पर अटक जाती है। तभी शकुंतला कहती है, चल अनिरुद्ध बेटा। बुआ जी आपने बताया नहीं कि ये कौन है? अरे ये तो मेरा दूर का भतीजा है। नहीं बुआ जी, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। अरे आप अभी कुछ दिन पहले ही आई थी और इतनी जल्दी जा रही हो। बुआ जी एक आप ही हो जिसे मुझे आप पर अपना एहसास होता है, और आप ही चली जाओगी तो मुझे कितना अकेला लगेगा ना। मैं आपको कैसे जाने दूंगी? आप यहीं रुकी रहो। और आप मना कर रही हो, आप चाहे तो ना आपका दूर का भतीजा भी यहीं रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो आप बैग लेकर जाने की बात कर रही हो?
अनिरुद्ध को देखकर निशा का तो पूरा दिमाग और दिल सब कुछ घूम चुका था, क्योंकि जो बुआ को अपने घर में देखना बर्दाश्त नहीं करती थी, वो खुद उन्हें ही रोकने पर मजबूर हो गई थी। शकुंतला भी अब कई दिन वहाँ पर रुकने वाली थी और शकुंतला की वजह से उसका भतीजा अनिरुद्ध भी। निशा अब बार बार अनिरुद्ध के आसपास ही घूमती रहती थी, बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध किताब पढ़ रहा होता है और अनिरुद्ध को देखकर निशा खुद से कहती है, हे भगवान, आपने भी क्या मेहरबानी की है मेरे ऊपर। मेरे को मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेहमानों को देखकर तो मेरा खून सा जल जाता था। इस वजह से मैं इतनी पतली हो गई हूँ। लेकिन इतना खूबसूरत मेहमान, वो भी मेरे घर आया है। भगवान जी, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब बस थोड़ी सी उनसे बातचीत हो जाए तो बस मुझे मेहमानों से प्यार भी हो जाएगा। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हाँ, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी, आप सिंगल हो या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है? इसका मतलब एज अ फ्रेंड बता दीजिए, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना आपकी? नहीं। बस एक दिन में इतनी ज्यादा खुशी है भगवान। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं मर ना जाऊं। और कैसी बात बताई है, ये भी नहीं बोल पा रही हूँ सीधे मुंह कि खूबसूरत मेहमान मेरे दिल में सीधा वार कर रहा है। वैसे आप क्या करती हैं? आपको देखती हूँ। मतलब? कुछ नहीं, मैं तो बस घर पर ही रहकर अपनी बुक्स पढ़ती हूँ। आपको भी बुक दूं पढ़ने के लिए? निशा और अनिरुद्ध धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। निशा को अनिरुद्ध अब काफी ज्यादा पसंद आ गया था और अब वो अनिरुद्ध को खुद से ज्यादा मानने लगी थी। निशा अनिरुद्ध की दोस्ती को देखकर शकुंतला कविता से कहती है, देखा कविता, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी। निशा के लिए अनिरुद्ध बिल्कुल सही है, तभी तो निशा अनिरुद्ध से बात करती है और उसके साथ ज्यादा खुश रहती है। मैंने इसलिए अनिरुद्ध को यहाँ से बुला लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि निशा मुझे यहाँ खुद ही रुकने के लिए इतना दबाव बनाएगी। अब तो मैं कहती हूँ एक बार निशा से इस बारे में बात कर ले और सही रहा सब कुछ तो हम रिश्ता भी तय कर देंगे। निशा अपनी बुआ की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से बहुत ज्यादा खुश होती है और तुरंत जाकर अपनी बुआ को गले लगाकर कहती है, बुआ जी, अब तक तो मुझे मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन आपने इस खूबसूरत मेहमान की वजह से मुझे मेहमानों से प्यार करवाना सिखा दिया। निशा का खूबसूरत मेहमान अब उसका जीवन साथी बनने वाला था। इस वजह से अब निशा ज्यादा खुश रहने लगी थी और अब सब कुछ निशा के साथ सही हो रहा था। कांता के बेटे को शादी से पहले ही कैंसर की बीमारी थी। अब कैंसर के इस बीमारी के बारे में कांता की बहू पूनम को भी शादी के बाद ही पता चलता है, जब वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल में आती है। और एक रोज अपना कमरा साफ करने के दौरान ही उसे कई सारी दवाइयाँ मिलती है और बहुत सारे हॉस्पिटल के पर्चे, जिसे देखकर पूनम मन ही मन सोचती है, मुझे तो कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है नहीं और इन दवाइयों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को घर में जानलेवा बीमारी हो, लेकिन ये मेरे कमरे में क्यों? पूनम ये सोच ही रही होती है, तभी पूनम के कमरे में उसका पति अशोक आता है और वो अपने पति को देखकर कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे ये बताओ कि ये दवा किसकी है और ये खाता कौन है? अरे ये तो माँ की होगी। लाओ, जितनी भी दवा है उन्हें मैं माँ के कमरे में रखाता हूँ। तो माँ जी के कमरे में होनी चाहिए ना, हमारे कमरे में क्या कर रही है? वो भी सारी की सारी दवाइयाँ। ऐसी कौन सी बीमारी है उन्हें? अरे शादी का घर है, इधर उधर हो गई होंगी, इतना भी क्या सवाल करना। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज विमला का कांता के घर आना होता है। घर पर कांता तो नहीं थी, लेकिन कांता की बहू पूनम होती है और विमला पूनम को देखकर कहती है, वैसे मुझे तेरे सास से काम था बहू, पर तू बता, तू कैसी है और सभी ठीक है? जी आंटी, मैं भी अच्छी भली हूँ। अच्छा बहू, एक बात बता, अशोक कैसा है? उसका कैंसर ठीक हुआ कि नहीं? दवाइयाँ समय पर देती है ना तू उसे? कांता तो बताती नहीं है कुछ, सोचा तुझसे ही पूछ लूं। मतलब आंटी क्या हुआ है उन्हें? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आई, आप सब कुछ बताइए मुझे। कैसी बातें कर रही है बहू तू? तुझे अशोक के कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता? बल्कि तेरी तो उससे शादी हुई है, तुझे तो पता होना ही चाहिए। ये सुनकर पूनम को धक्का लगता है और वो खुद को संभालते हुए विमला से कहती है, आंटी जी, उन्हें कैंसर है। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी गई, मुझे इस बात की जरा भनक भी नहीं लगी। बहू, मेरा नाम ना बोल दियो कांता के आगे, वरना वो मुझसे ही लड़ने मेरे घर आएगी। समझ रही है ना मेरी बात को? अब जब देर शाम कांता और अशोक घर आते हैं तो वो देखते हैं कि हॉल में बैठी पूनम रो रही होती है। उसे देखकर दोनों हैरान थे। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी कि इन्हें कैंसर है,
आप किसी की जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती हैं? आपने एक बार भी मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? बहू, मैं तुझे बताने ही वाली थी, लेकिन क्या बोलती और कोई समझता या नहीं, इसलिए ये बातें मैंने छुपाई। देख बहू, मेरी बात को समझ। ये बात पता लगते ही पूनम अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है और पलटकर ससुराल की तरफ नहीं देखती। करीब 2 महीने बीत जाते हैं और इधर अशोक की तबीयत खराब होने लगती है और एक रोज सुबह ही पूनम को फोन आता है, वो भी विमला आंटी का। बहू, कहाँ है तू? जहाँ कहीं भी है, एक बार अपने पति का आखिरी मुंह देखने आ जा। अशोक नहीं रहा, तेरा पति इस दुनिया से चला गया बहू। अब पूनम अपने पति के अंतिम दर्शन में शामिल होती है और अब पूनम अपने पति के काम खत्म होने के बाद अपने ही ससुराल में रहने का फैसला करती है और इस फैसले पर पूनम की सास अपनी बहू से कहती है, कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी जैसी औरत के साथ रहने की। जो मेरे बेटे की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? और अब क्यों वापस आई है तू? जरूरत के समय तो पलटकर देखा तक नहीं तूने एक भी बार। माँ जी, आपको जितना सुनाना है सुना लो। मुझे अपने किए पर पछतावा है कि मैंने उन्हें छोड़कर मायके में रहने का फैसला किया। मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन मुझे अपने साथ रहने दीजिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं एक वक्त की रोटी कहीं से भी मांगकर बनाकर खा लूंगी, लेकिन तुझे अब इस घर में नहीं रख सकती। पूनम को अपने किए का एहसास होता है और वो अशोक की माँ यानी अपनी सास का साथ निभाने और अपने पति के यादों के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है और घर चलाने के लिए वो एक ढाबा भी खोलती है। अब ये देखकर कांता अपनी बहू की कोई मदद नहीं करती। इधर हर कोई पूनम के हाथों के बने खाने की तारीफें कर रहा होता है, लेकिन कई लोग विधवा बहू के ढाबे की बुराइयां भी करते हैं। एक रोज एक कपल अपने छोटे से बच्चे के साथ पूनम के ढाबे पर आते हैं, लेकिन जब वो औरत पूनम को विधवा देखती है तो वो अपने पति को रोकते हुए कहती है, जी सुनिए, हमें यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। देखो जरा इस औरत को जिसका ये ढाबा है, वो तो विधवा है और हम तो तीनों की सगाई में जा रहे हैं। चलो हम कहीं और खा पी लेंगे। तुम भी ना क्या क्या सोचती हो, ये पुराने समय की बातें थी। आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे नहीं खाना यहाँ पर और ना ही तुम्हें कुछ खाने दूंगी। चलो अभी यहाँ से। ये बातें पूनम भी सुन लेती है, लेकिन वो अपने काम में लग जाती है और वो दोनों कपल बिना खाना खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद एक सरदार जी पूनम के ढाबे पर आते हैं और वो पूनम के हाथों का खाना खाने के बाद पूनम से कहते हैं, ओहो तुसी खाना एकदम बढ़िया बनाता जी, मजा आ गया जी खा के, मजा। जी धन्यवाद। पूनम सुबह अपने ढाबे पर जाती है और रात में वापस आती है। पूनम उसी ढाबे से अपना घर भी चला रही थी, लेकिन कांता को तो अपने बेटे के चले जाने का दुख था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू को भी माफ नहीं कर पा रही थी। अब अगले ही दिन वो सरदार जी फिर से पूनम के ढाबे पर आते हैं और अपनी बेटी की शादी में खाने के लिए 2 लाख का ऑर्डर देकर जाते हैं, जिससे पूनम बहुत ही खुश होती है और वो अपनी सास को ये सारी बात बताती है। माँ जी, आपको पता है कल के लिए सरदार जी 2 लाख का ऑर्डर दे गए हैं। बहू, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती तो तू अब मुझसे मजाक करेगी? नहीं माँ जी, ये देखिए 2 लाख का चेक सरदार जी ने दिया है। सच कह रही है बहू तू? लेकिन ये ऑर्डर पूरा कैसे होगा, ये तो देख ले अब तू। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि ये पूरा कैसे होगा, कुछ करती हूँ। पूनम देर रात तक कई रसोइयाँ ढूंढती हैं ताकि सरदार जी का ऑर्डर पूरा कर सके, लेकिन उसे अगली सुबह 11 बजे तक कोई नहीं मिलता और शाम तक ऑर्डर भी पूरा करना था, जिस वजह से अब कांता ढाबे पर मोहल्ले की सारी औरतों को लेकर पहुंच जाती है और ये देखकर पूनम अपनी सास कांता से कहती है, ये क्या माँ जी, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? सब बिल्कुल ठीक है बहू, लेकिन अब हम सब मिलकर तेरे ऑर्डर को पूरा करने वाली हैं। चल चल बहू, लग जा काम पर, कोई बात नहीं। और ऐसे ही सारी औरतें काम पर लग जाती हैं और खुद कांता भी, और कुछ ही समय में यानी शाम तक खाना बनकर तैयार भी हो जाता है। सरदार जी के आदमी उसे ले जाते हैं। अब कांता और विमला की इस मदद के बदले पूनम सबको शुक्रिया करती है और अपनी सास कांता से कहती है, माँ जी, आपकी नाराजगी जायज है, आपको जो ठीक लगे मुझे सजा दीजिए। तुझे मैं क्या सजा दूंगी? तू तो अपने पति को खोकर जिंदगी भर की सजा पा रही है, ऐसे में तुझे और क्या ही कहा जाए। बहू, तुझे देखकर बहुत बुरा भी लगा, लेकिन तू बहुत कामकाजी है।
ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी पूनम बेहोश हो जाती है और सभी औरतें उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां जाकर पता चलता है कि पूनम पेट से है। ये खबर सुनकर एक दुखों से गुजर रहे परिवार में फिर से हंसी खुशी का माहौल गूंज उठता है और आखिरकार पूनम और उसकी सास की जिंदगी में खुशियों की दस्तक होती है, जिसके बाद उसकी सास उसका बहुत ख्याल रखती और पूनम भी अपने ख्याल रखने के साथ साथ अपने ढाबे को भी और अच्छे से चलाती। जानकी अपनी पड़ोसन चंपा के घर जाती है और चंपा को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे ओ चंपा, कहाँ है? बाहर आ। जब से तूने पैसे लिए हैं तब से तेरी शक्ल दिखती ही नहीं है मोहल्ले में। जल्दी से बाहर आ, वरना मैं भी कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। जानकी की आवाज सुनकर चंपा अपनी कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ जानकी बहन, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? सब ठीक है ना? ठीक कहाँ से होगा, मेरे सारे पैसे तो तू खा गई। अरे मैं कहती हूँ, कुछ याद है भी कि नहीं? मेरे पैसे देने का इरादा है या नहीं? इतना टाइम हो गया है पैसे लिए हुए। हाँ तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारे 4 पैसे लेकर मैं कोई अंबानी थोड़ी बन जाऊंगी। अरे अंबानी नहीं बन रही हो तो वापस ही कर दो। मुझे भी बार बार अपने पैसे के लिए तुम्हें ऐसे टोकना अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी तो पैसों की जरूरत है ना, बस अब तो दे दो मेरे पैसे। पैसे तो आज नहीं है, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, मैं आपका पूरा हिसाब बराबर कर दूंगी। आज तक कभी तुमने ये बोला है चंपा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? जब भी पैसे मांगने आओ बस यही बोल देती हो कि पैसे नहीं है। तुम्हारी जरूरत के समय पे मैंने तब ऐसा नहीं बोला ना कि पैसे नहीं है। हाँ तो मैं भी कहाँ मना कर रही हूँ, वो तो बस कुछ दिन और रुक जाओ। क्यों? कुछ दिन में क्या तेरा कुबेर का खजाना मिल जाएगा या कोई लॉटरी लग जाएगी? अब ऐसा कुछ ही समझ लो। वो क्या है मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत। मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है, तो कुछ दिनों में सबका कर्जा भर दूंगी। क्या 5 करोड़ की लॉटरी? हाँ 5 करोड़ की लॉटरी। मैंने तो एक पंडित जी को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि मेरी लॉटरी खुलेगी, अब कुछ दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगी। बस अब कुछ दिन तो रुक सकती हो ना जानकी बहन? हाँ क्यों नहीं, अब करोड़ों की बात है तो कोई बात नहीं। अच्छा चंपा बहन, तुम ना मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो। हम पड़ोसी ही हैं और पड़ोसी ही तो एक दूसरे की मदद के समय में काम आते हैं। हाँ बिल्कुल जानकी बहन, लेकिन बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं आपके पैसे दे दूंगी। ये भी कोई कहने की बात है? अब मैं तुम्हारी इतनी खास दोस्त हूँ, तभी तो लॉटरी की बात तूने मुझे बताई। कोई नहीं, जब पैसे हो जाए तब दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। जानकी इतना बोलकर चंपा के घर से चली जाती है, लेकिन चंपा की 5 करोड़ की लॉटरी की बात जानकी के पेट में नहीं पचती और वो पूरे मोहल्ले में सबको बता देती है कि चंपा की लॉटरी लगने वाली है। इसीलिए मोहल्ले में सभी लोग चंपा से काफी ज्यादा इज्जत और तमीज से पेश आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चंपा अपने घर के पास के ही एक किराने वाले के पास जाती है और किराने वाले भैया से बोलती है, भैया 1 किलो चीनी और 1 लीटर सरसों का तेल दे दो। ये लो चंपा बहन, और कुछ भी चाहिए क्या आपको? नहीं बस इतना ही। अच्छा भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों बाद मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे बहन जी, अब तो आप करोड़पति बनने वाली हो, तो आपसे थोड़ा बहुत उधार पानी तो बनता है। आपको कैसे पता कि मैं करोड़पति बनने वाली हूँ? ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। बहन जी, ये बात तो पूरे मोहल्ले में सबको पता चल चुकी है, और वैसे भी जब आपकी लॉटरी लग जाएगी तो अपनी दया दृष्टि थोड़ा हम गरीबों पर भी बनाए रखना बहन जी। अभी तो मेरी लॉटरी खुली भी नहीं है, तो भी लोग मुझे करोड़पति की तरह ही देख रहे हैं। जब लॉटरी खुल जाएगी और पैसे हाथ में आ जाएंगे, तब तो इस मोहल्ले में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो रहूंगी। चंपा, सच में तेरी लॉटरी लग गई। लोगों में इज्जत, पैसे सब है अब मेरे पास। अब बस लॉटरी के पैसे मिल जाएं जल्दी। चंपा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। लॉटरी जो अभी तक निकली भी नहीं थी, उसके चर्चे अभी से पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। चंपा कुछ दिनों बाद अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसका बेटा अमित और बहू नीलम आते हैं। नीलम आते ही चंपा के पैर छूने लगती है और कहती है, माँ जी माफ करना, आपके बुढ़ापे में मैंने आपको आपके बेटे से दूर किया। माँ मुझे माफ कर दो, मैं नीलम की बातों में आ गए और आपको छोड़कर चले गए। माँ मुझसे गलती हो गई, आप अपने बेटे को माफ कर दो माँ। अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मैं।
सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बल्कि अपने ही बच्चे कहते हैं। और तुम दोनों भी मेरे ही बच्चे हो, जो भी हुआ सब भूल जाओ। माँ जी, वैसे मैंने सुना है कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। क्या ये सच है? सच में आपकी लॉटरी लगने वाली है, वो भी 5 करोड़ की? हाँ ये सच है, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ये माँ, आप इतने सारे पैसे का क्या करेंगी? एक काम करो, आप पैसे है ना वो मेरे को दे दो। वो क्या है ना माँ, मेरा काम ठप पड़ गया है और मेरे घर का किराया तक नहीं निकल रही है माँ। कितने मतलबी बच्चे हैं ये मेरे। यहाँ इन्हें इनकी गलती या माँ का प्यार नहीं बल्कि 5 करोड़ की लॉटरी खींच लाई है। अब भी कैसे झूठ बोल रहे हैं कि ये दोनों मेरे लिए आए हैं। माँ जी, कहाँ रखी है आपने लॉटरी की टिकट? लाओ मुझे दो। अब आपकी बहू मतलब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी चीजों का मैं ध्यान रखूंगी। नहीं बहू, तू अभी अभी आई है, इतना सब क्या ही करेगी। तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं यहीं रहती हूँ। मुझे आदत है आराम की, आदत लग जाएगी मुझे, परेशानी होगी बाद में। चंपा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लॉटरी के रिजल्ट का दिन आता है। चंपा अपने कमरे में कुंडी लगाकर अखबार में लॉटरी का नंबर मिला रही थी, लेकिन चंपा की लॉटरी नहीं निकली थी। ये देखकर चंपा को बहुत ज्यादा रोना आता है और वो रोती हुई कहती है, मेरी लॉटरी नहीं निकली। मुझे मेरा बेटा, बहू, आसपास के मोहल्ले वाले, किराने वाले सब लोग इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली थी। लेकिन अब क्या होगा? चंपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पूरे मोहल्ले में चंपा के घर में सभी को पता था कि आज लॉटरी का रिजल्ट आना है। सब लोग चंपा के कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद चंपा रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और सबको बताती है, हाय राम, मेरे 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट चोरी हो गया? अरे उस 5 करोड़ की लॉटरी की टिकट के लिए तो ही हम यहाँ पे आए थे और वही चोरी हो गया। 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट तो चोरी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कब दे रही हो? मुझे तो लगा कि तुम अब करोड़पति बनोगी, तो तुमसे रिश्ता अच्छा बनाए रखने में ही मेरी भलाई है, लेकिन तुम करोड़पति नहीं रोडपति बन गए हो। निकालो मेरे पैसे। अरे ओ चंपा काकी, मेरा भी उधारी का पूरा हिसाब करो। बहुत खाया है फ्री का, अब मेरी भी उधारी पूरी करो। ये माँ, आपके हाथ में सोने की मुर्गी लगी थी और आपको समझ नहीं आया। अब ये बताओ, टिकट कहाँ रखा था? मैंने अलमारी में ही रखा था लॉटरी का टिकट और अब तो मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिला मेरे 5 करोड़ रुपए का। अरे हमारे पैसे दे दो। हमें तो लगा कि 5 करोड़ एक साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वापस मेरा बेटा मेरे पास आया था। बेटा, अब तू ही सबका कर्जा चुका दे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। चंपा सबके आगे रोने का नाटक करने लगती है कि उसका लॉटरी का टिकट चोरी हो गया है और लोगों को उसकी बात पर यकीन भी हो जाता है। जो लोग चंपा के पैसों का फायदा उठाना चाहते थे, अब वही लोग उसे बिल थमाकर चले जाते हैं। साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। उसकी सास माला और पति अजय उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये बात उसकी बुआ ललिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अजय की शादी से पहले उसका पूरे घर पर राज चलता था, लेकिन साक्षी के आने के बाद उसकी अहमियत कम हो गई थी, जिसके चलते वो साक्षी से बहुत जलन खाती। एक दिन सुबह के समय साक्षी रसोई से नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। तभी ललिता वहाँ आती है और साक्षी को बिना सर पर पल्लू लिए काम करते देखकर माला से कहती है, भाभी देख रही हैं आप अपनी बहू को कैसे बिना सर पल्लू लिए पूरे घर में मंडरा रही है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है घर की बहू अपनी बुआ सास और सास के सामने ऐसे बिना पल्लू के घूमे। जीजी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू को अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। वो तो दिख रहा है भाभी कि आपकी बहू अपने से बड़ों का सम्मान कितना अच्छे से करती है। आप रुकिए, इसे तो मैं समझा कर आती हूँ। रहने दो जीजी, अभी सुबह सुबह कुछ मत बोलो बहू को। बेचारी का पूरा दिन खराब हो जाएगा। काम करते टाइम नहीं ध्यान रहा होगा। वैसे भी कोई बाहर वाला तो है नहीं, घर में है। भगवान ही जाने इस लड़की ने मेरे घर वालों को क्या कर दिया। आने के बाद जब से इस घर में आई है तब से लोगों ने मेरी बात सुनना छोड़ दिया। जी भाभी, जैसा आप बोले। ललिता और माला आपस में बातें कर ही रही थी
कि तभी साक्षी सर पर पल्लू लिए उनके पास आती है और कहती है, मम्मी जी, बुआ जी, नाश्ता लग गया है डाइनिंग टेबल पर।